हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तक हमने 2 लेक्चर कर लिया और उन दोनों में हमने डिस्कवरीज वगैरह के बारे में बात की। तो आज अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा कुछ बेहतर चीज़ें स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, और यहीं से मॉडर्न एरा ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई। तो देखते हैं क्या था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। तो हम बात करने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बेसिकली इसमें रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व है। रदरफोर्ड ने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया कि एटम ऐसा होता है। तो हम रदरफोर्ड मॉडल में बात करने जा रहे हैं इसको 5 स्टेज में, 5 स्टेज में। देखो, रदरफोर्ड मॉडल का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल का ज्ञान एक पर्टिकुलर तरीके से होना सो दैट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को आंसर करें, ये दूसरी बात है। तो इसलिए मैंने रदरफोर्ड मॉडल को 5 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट था, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद कंक्लूजन, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने दुनिया को क्या बताया, फिर उस कंक्लूजन के बेसिस पे एटॉमिक मॉडल कि उससे क्या एटॉमिक मॉडल इवॉल्व होके आया, रदरफोर्ड ने दुनिया को एटम के बारे में क्या बताया, एंड देन एट द एंड ट्रेजेडी, उसका ड्रॉबैक्स क्या रहा, उसके लिमिटेशंस क्या रहे जिसके वजह से रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कार्ड करना पड़ा। तो ये 5 कंपोनेंट्स में हम रदरफोर्ड मॉडल को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन an experiment called alpha particle scattering experiment, alpha particle scattering experiment. So what was the experiment? एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं जरा एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक डायग्राम इन्वॉल्व है, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे उस डायग्राम में, और फिर देखेंगे उसमें क्वेश्चन का स्कोप कहाँ है। एक लेड का ब्लॉक लिया गया, लेड मेटल का ब्लॉक लिया गया। इस ब्लॉक में एक कैविटी बना के, ये लेड का ब्लॉक है, एक कैविटी बना के उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स, radioactive source
ऑफ अल्फा पार्टिकल को रखा, यूजुअली वो पोलोनियम या थोरियम होता है। यहां से बीम ऑफ अल्फा रेज, अल्फा रे का लाइट बीम प्रोड्यूस हुआ, उसे फर्दर दो लेड के स्लिट से पास किया गया। हर चीज का मीनिंग है और वो हम समझेंगे। और फिर फाइनली उसे एक थिन गोल्ड फॉयल, से पास करवाया और फाइनली उसे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसपे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, पे ऑब्जर्व किया गया। ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसमें एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि लेड ब्लॉक और ये लेड स्लिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। लेड ब्लॉक स्लिट्स वाई। शायद आप जानते होंगे कि रेडियो एक्टिव रेज आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। रेडियो एक्टिव रेज हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है, चाहे वो अल्फा रेज हो, बीटा रेज हो, गामा रे हो। तो अगर रेडियो एक्टिव सोर्स को ओपन में रख देंगे तो उससे बल्ब के जैसा चारों तरफ से रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस होकर निकलेगा। जब उससे चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेज, यानी कि रेडियो एक्टिव रेज इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, चारों तरफ जाएगा। और यहाँ पे साइंटिस्ट खड़ा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो रेडियो एक्टिव रेज साइंटिस्ट के ऊपर भी जाएगा और साइंटिस्ट को हार्म करेगा। लेड एब्जॉर्ब्स अल्फा रे, लेड अल्फा रे को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर लेड में एक होल बना के रख दोगे पोलोनियम को, तो सिर्फ उस होल से ही अल्फा रे सामने निकल रहा होगा, बाकी चारों तरफ जो अल्फा रे जा रहा होगा वो लेड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा और एक्सपेरिमेंट करने वाले पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेगा। सिमिलरली हो सकता है कुछ अल्फा रे एंगल पे निकल गया, ऐसे, तो वो भी इधर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले खड़े हैं उनको लग सकता है। इसलिए सामने स्लिट रखा गया लेड का कि अगर एंगल पे कोई जाएगा भी तो लेड स्लिट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल ये जो फाइन एपर्चर, फाइन होल है, स्लिट है, उसी से अल्फा रे पास करेगा, सो दैट यहाँ पे हम एक फाइन स्ट्रीम, फाइन बीम ऑफ अल्फा रे ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर नीचे और कहीं अल्फा रे नहीं होगा। क्लियर? तो लिख देते हैं यहां पे कि लेड एब्जॉर्ब अल्फा रे, हेंस प्रोटेक्ट experimentalist from its harmful effect। ये तो हो गया लेड का रोल। अब दूसरा, इसमें थिन मेटल फॉयल का क्या रोल है और उस थिन मेटल फॉयल में गोल्ड ही क्यों मोस्ट सुटेबल था। तो
तो सबसे पहले थिन मेटल फॉयल Y, रदरफोर्ड का ऑब्जेक्टिव था कि अल्फा पार्टिकल सपोज करो अल्फा रे अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है और अलोंग वाई जेड प्लेन हमने थिन फॉयल को रखा, ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है। तो रदरफोर्ड चाहते थे कि अल्फा रे के रास्ते में सिर्फ एक ही एटम आए उस मेटल का जिससे फॉयल बना है, सो दैट उस एटम की कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम चल सके कि अल्फा रे जब उस एटम से पास किया तो क्या चेंजेज उस पे आए। अगर आगे दूसरा एटम भी होगा और दोनों एटम अलोंग द सेम लाइन, दोनों के सेंटर अलोंग द सेम लाइन अलाइन नहीं होंगे, तो एक एटम के हो सकता है सेंटर के पास से, दूसरा के एज के पास से अल्फा रे निकल गया, तो एटम के अंदर डिफरेंट पोर्शन से एक ही अल्फा पार्टिकल गुजरा और पूरी कहानी एक ही अल्फा पार्टिकल लेके निकल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि अल्फा रे शुड पास थ्रू one atom, alpha particle should pass through one atom only। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसको लेके एक प्लेन बनाओ, यानी कि आपने कुछ स्फेयर को इस तरह से, सपोज करो आयरन का स्फेरिकल बॉल है, बात को पकड़ना, आयरन का स्फेरिकल बॉल है और आपने आयरन के स्फेयर्स को इस तरह से वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग कर दिया, तो उस स्फेयर का एक 2 डायमेंशनल प्लेट जैसा सिचुएशन बन गया। उस प्लेट का थिकनेस क्या होगा? स्फेयर का डायमीटर। तो अगर स्फेयर के डायमीटर के थिकनेस के बराबर हम उस फॉयल को बना दें तो हम कह सकते हैं कि इससे जब अल्फा पार्टिकल पास करेगा तो उसके रास्ते में एक ही एटम मिलेगा। सो व्हाई थिन फॉयल? सो दैट अल्फा पार्टिकल विल पास थ्रू one atom only, and therefore the thickness of the foil should be equal to diameter of the atom. So thin metal foil, so that alpha particle would pass through one atom at a time, therefore thickness of foil should be about diameter of metal atom, which is very very small। एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में एटम का डायमीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम थिकनेस वाला फॉयल चाहिए था, सो दैट ओनली one अल्फा पार्टिकल विल पास एट ए टाइम थ्रू one एटम ओनली। अब फिर इसमें गोल्ड का क्या रोल है? तो हम सबको मालूम है
कि गोल्ड इज द मोस्ट malleable and ductile metal and therefore thinnest foil can be made out of gold. एक तो ये बात है, और दूसरा एटॉमिक नंबर भी हाई चाहिए था ताकि अल्फा पार्टिकल की सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग हो सके। ये बात हम बाद में भी सीखेंगे, बट दो कारण था गोल्ड लेने का। Why gold? Thinnest possible foil can be made from gold. दूसरा it has very large atomic number. Gives significant scattering to alpha particles. तो फिर अल्फा पार्टिकल क्या है, जरा सा वो भी देख लें। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट He2+. अल्फा पार्टिकल डबली आयोनाइज्ड हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो सिर्फ 2 प्रोटॉन रह जाएगा जो कि न्यूक्लियस में रहता है। तो He2+ इज हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो केवल बच क्या गया, न्यूक्लियस। सो अल्फा पार्टिकल इज जस्ट He2+. stream of doubly ionized helium न्यूक्लियाई। अब देखो, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और हम सबको मालूम है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है जो न्यूक्लियस में रहता है। तो अगर हम लार्ज एटॉमिक नंबर वाला एटम लेंगे वहां पे फॉइल में, तो उसके सेंटर पे ह्यूज पॉजिटिव चार्ज होगा, लाइक चार्ज रिपेल, और वो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को सिग्निफिकेंटली रिपेल करेगा और सिग्निफिकेंट स्कैटरिंग मिलेगा। इसीलिए गोल्ड को लिया गया था, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी काफ़ी हाई है, और दूसरा गोल्ड मैलिएबल डक्टाइल होने की वजह से उससे थिनेस्ट पॉसिबल फॉइल भी बनाया जा सकता है। तो ये है स्टोरी ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब इससे रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया उसे देखना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। सो लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। व्हाट डिड रदरफोर्ड ऑब्जर्व? रदरफोर्ड ने 3 मेजर ऑब्जर्वेशन दिया और फिर आगे उसी पे बेस्ड उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया। तो
देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशंस के लिए एक और डायग्राम बनाते हैं। अब थोड़ा एटम का साइज मैं बड़ा करने जा रहा हूं। कुछ इस तरह से सपोज करो गोल्ड के एटम हैं। क्या है ये? गोल्ड एटम्स। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ इस तरह से। ये था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्या? मोस्ट अल्फा रेज पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। Most alpha rays passed undeflected on its original path. Majority of alpha ray बिना किसी डिफ्लेक्शन के अपने ओरिजिनल पाथ से ही पास कर गया। तो लिख लेते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। Most alpha rays passed unscattered। unscattered का मतलब उनके पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ। Most alpha rays passed unscattered। कुछ अल्फा रेज जो सेंटर के करीब से गुजर रहा था, वो अपने पाथ से थोड़ा स्कैटर हो गया, अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ अल्फा रे जो एटम के सेंटर के क्लोज से क्रॉस किया, वो सेंटर से दूर रिपेल आउट हो गया, स्कैटर आउट हो गया। फ्यू अल्फा रेज पासिंग क्लोज टू द सेंटर scattered out slightly, थोड़ा स्कैटर हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल्स लगभग 20,000 में से एक, some alpha particles approximately 1 out of 20,000 returned back on its original path. About 1 out of 20,000 returned back on its original path. ये था थर्ड ऑब्जर्वेशन।
very few alpha particles about 1 out of 20,000 bounced back on its original path. तो ये 3 मेजर ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से आया। अब इससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या था? व्हाट डिड रदरफोर्ड कंक्लूडेड? तो हर ऑब्जर्वेशन से एक एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ड्रॉ किया। तो अब हम आगे चलते हैं कंक्लूजन पे, देखते हैं कि रदरफोर्ड ने कंक्लूड क्या किया। तो चलिए वापस चलते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया? सबसे पहला कंक्लूजन तो यह था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली है, जिसके वजह से मोस्ट अल्फा रेज पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गया, क्योंकि उसके रास्ते में कुछ आया ही नहीं जो उसका रास्ता चेंज कर सकता था। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एटम का मेजॉरिटी पोर्शन खाली है, एम्प्टी है। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज empty, hence most alpha rays passed unscattered. दूसरा, कुछ अल्फा रेज जो सेंटर के पास से क्रॉस किया, वो रिपेल होके स्कैटर हो गया, दूर गया सेंटर से। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसलिए अल्फा पार्टिकल जब बहुत करीब होता है सेंटर से तो सिग्निफिकेंट रिपल्सन होता और अल्फा पार्टिकल दूर हो जाता, स्कैटर हो जाता। उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस का, और इसलिए रदरफोर्ड को ही क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। There exists a positively charged center alpha
particles passing close to center experiences significant repulsion, suffer scattering. This positively charged center was named what? Nucleus. Present in atoms of all matter. तो ये लो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब आ जाओ थर्ड कंक्लूजन पे। थोड़ा सा इन सब में लैंग्वेज है इसलिए इसको लिखना पड़ता है, तो मेरी सलाह है कि आप भी इसका एक फेयर नोट्स बनाएंगे ताकि बार बार आपको वीडियो न देखना पड़े। थर्ड कंक्लूजन, एक आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट रिटर्न बैक हो रहा था ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है? इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि न्यूक्लियस एक्सट्रीमली स्मॉल साइज का होता है। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल उससे कोलाइड करता और वो बाउंस बैक होता। वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से सीधा सीधा कोलाइड करने गया वो बाउंस बैक हो गया। तो अगर न्यूक्लियस बड़े साइज का होगा तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल कोलाइड करेगा, ज्यादा बाउंस बैक होगा। लेकिन बाउंस बैक काफी कम हो रहा है। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि न्यूक्लियस की साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है, काफी छोटा है, और इसलिए 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आता है। और दूसरा कि एटम्स का लगभग सारा मास उसी स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल अगर डायरेक्ट हिट भी कर रहा है न्यूक्लियस को तो वो वहां से हिल नहीं रहा है, अल्फा पार्टिकल ही वापस आ जा रहा है। यानी कि न्यूक्लियस इज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड infinitely dense because most mass of atom is concentrated inside the nucleus. Nucleus is extremely small. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 का पावर -15 मीटर के ऑर्डर में होता है। एक्सट्रीमली स्मॉल एंड मोस्ट मास ऑफ एटम इज concentrated inside the nucleus
most mass of atom is concentrated inside the nucleus. So mass in a very small volume, density mass by volume will become infinite. Nucleus, hence nucleus is of infinite density. वैसे radius of nucleus is proportional to cube root of mass number. A क्या है? मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं. सो greater the mass number, larger will be the radius of nucleus, and it is proportional to cube root of mass number. तो ये 3 कंक्लूजन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में, एटम के बारे में दिया कि किसी भी मैटर का एटम कुछ इस तरह से होता है. अब इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ, इससे एटॉमिक मॉडल क्या आया? तो इन सब के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया जिसको कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, कि एटम कैसा होता है. देखते हैं जरा. Rutherford's atomic model. तो अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कहा, क्या कहा? कि an atom is spherical with a highly dense, extremely small, positively charged nucleus at the center and negatively charged electron revolve around the nucleus in circular orbit, very much like planets around sun. और इसलिए रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है. An atom is spherical with a highly dense extremely small positively charged nucleus at the center. Nucleus at the center. Negatively charged electrons revolve around nucleus in circular orbit like
planets around sun, planets around sun. Hence this model is also known as planetary model. इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये तो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था। अब इसमें क्या कमी रह गई हम उसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स और ट्रेजेडी ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो देखें जरा क्या कमी रह गई इसमें। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन थोड़ा आपके लेवल में डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है। मैं कोशिश करता हूं, समझ गए तो अच्छा, नहीं तो प्रभु की इच्छा। जिस समय रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया उसी समय फिजिक्स में एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया था। वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहता है कि इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज accelerated, it radiate energy। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब रदरफोर्ड, तो जरा सा मैं यहां पे इस लाइन को लिख देता हूं। According to classical theory of electromagnetic radiation, if a moving charge particle is accelerated, it emits radiation. It emits energy in the form of radiation. अब रदरफोर्ड ने क्या मॉडल प्रेजेंट किया? रदरफोर्ड ने कहा कि देयर इज ए न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो मोशन में है। जब आप फिजिक्स में मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा
कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल होता है तो वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। A particle in circular motion is accelerated constantly due to change in direction at every moment. अब इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में है, इसलिए ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट होगा। और अगर एक्सेलरेट होगा तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वीक पड़ जाएगा। एक तरह से कहो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, एनर्जी कम हो गया तो कमजोर हो गया ना। इलेक्ट्रॉन वीक पड़ जाएगा, और वीक पड़ जाएगा तो न्यूक्लियस जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस पुल हो जाएगा टुवर्ड सेंटर। अब ये तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करते रहेगा और इसलिए कॉन्स्टेंटली पुल होते रहेगा न्यूक्लियस के तरफ, यानी धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब आते जाएगा। और सर्कुलर पाथ के बजाय अगर क्लासिकल थ्योरीज पे अप्लाई कर देंगे तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक इस तरह का स्पाइरल पाथ कॉन्स्टिट्यूट करेगा। स्पाइरल पाथ ऑफ डिक्रीजिंग कर्वेचर, रेडियस डिक्रीज हो रहा है ना, स्पाइरल पाथ ऑफ डिक्रीजिंग कर्वेचर। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड ने जो प्रेजेंट किया मॉडल ऑफ एटम, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन शुड कॉन्स्टिट्यूट ए स्पाइरल पाथ एंड विल फाइनली बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द न्यूक्लियस। लास्ट में क्या होगा, वो न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो गया तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका मतलब कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम अनस्टेबल होता है, बनते और डिस्ट्रॉय होते रहता है, जो सत्य नहीं है, जो सच नहीं है। और इसलिए इनके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। किसके बेसिस पे? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे। तो इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी electron will constitute a spiral path of decreasing curvature and will finally be absorbed into nucleus. Destroying atom. Hence Rutherford presented a model of unstable atom.
which is not true, जो सत्य नहीं है, और इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। एक और लिमिटेशन था, अभी केवल उसको मैं लिख देता हूं, उसको समझोगे इसी चैप्टर में, आगे एक टॉपिक में। रदरफोर्ड के हिसाब से एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कॉन्टिन्यूअस नेचर का होना चाहिए था, जबकि होता एक्चुअली वो लाइन स्पेक्ट्रम है, और उस समय हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम आ गया था जो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। could not explain the line spectrum of hydrogen atom according to Rutherford. It should have been a continuous spectrum. तो ये दो मेजर लिमिटेशन रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल का था। अब इसके बाद रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कंप्लीट होता है, यहां पे समाप्त होता है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको हम जरा सीखते हैं और उसके बाद फिर डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो जरा उस टर्म की मैं बात करने जा रहा हूं, एक बार देख लो। सिंपल से 5 टर्म है, 5 टर्म्स है, उनके डेफिनेशंस वगैरह आपको सीखना है। They are called isotopes, isotones, isobars, isodiphers and mirror nuclei. 5 terms. Isotopes, isotones, isobars, isodiphers and मिरर न्यूक्लियाई। ये 5 टर्म्स हमें सीखना है, एक एक करके जरा देखते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स, ये सब खास करके रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है, तो हमें एक बार जानना है, और जेईई मेंस नीट दोनों में ये सब टर्म्स पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी में किसी एलिमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरह से, जिसमें Z एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और A मास नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें
आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम यानी कि वो एलिमेंट सेम होगा। एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, सेम एटॉमिक नंबर दो डिफरेंट एलिमेंट का नहीं हो सकता। सो have what? Isotopes have same atomic number but different mass numbers। एग्जाम्पल से देखो, कार्बन 12 and carbon 14, Z is equal to 6, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। और देख सकते हैं ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, कैल्शियम 40 एंड कैल्शियम 42, यूरेनियम 235, 92 होता है एटॉमिक नंबर, एंड यूरेनियम 238। शायद आप जानते होंगे कि ये यूरेनियम 235 फिसाइल होता है, फिजनेबल होता है और इसलिए एटम बम बनाने के काम में आता है। इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोपिक पेयर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन डिफर करता है। और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। और इसलिए पेयर ऑफ आइसोटोप्स डू नॉट डिफर इन देयर केमिकल एक्शन। केमिकली सेम बिहेवियर, सेम रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ आइसोटोप्स सो सेम केमिकल रिएक्शंस but have different physical properties। एक चीज तो वैसे ही ऑब्वियस है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि अगर मास नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, मास डिफरेंट होंगे, मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये है आइसोटोप्स के बारे में। अब आ जाओ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स नाम से थोड़ा सा हिंट मिलता है। आइसोटोन्स, टोन्स, न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स हैव सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। आइसोटोप का अपोजिट। आइसोटोप में प्रोटॉन सेम था, न्यूट्रॉन डिफरेंट था, इसमें न्यूट्रॉन सेम है। आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but different
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हम बोरन 12 और कार्बन 13 लें, बोरन 12 और कार्बन 13 लें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, इसमें 5 है, इसमें 6 है, डिफरेंट है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखेंगे तो 12 माइनस 5 ये होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 माइनस 5 7, 13 माइनस 6 7, सेम है, एंड देयरफॉर दे आर आइसोटोन्स। इसी तरह से कार्बन 14 ले सकते हैं एंड ऑक्सीजन 16 ले सकते हैं। अगर इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 8, and therefore they are isotones. Isotones are different element. Isotope same element था. Isotones are different elements and therefore have different chemical as well as physical properties. Are different elements, hence have different chemical and physical properties, different chemical and physical properties. इसके बाद नंबर आता है आइसोबार्स का। आइसोबार्स के मास नंबर सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। मास नंबर केवल सेम होते हैं। हैव सेम मास नंबर बट different number of न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बस केवल उनके सम इक्वल होते हैं। जैसे कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, दे आर आइसोबार्स। इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है 6 7, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 7 7, लेकिन ऐड करें तो 80 14 14, सो दे आर आइसोबार्स। तो इस तरह से और भी हम देख सकते हैं। पोटेशियम 40, कैल्शियम 40, आर्गन 40, दे आर ऑल आइसोबार्स, क्योंकि सभी के मास नंबर 40 हैं, सेम हैं, लेकिन सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि सम इक्वल है सबके। तो हम इन्हें भी कह सकते हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार्स के में एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है, यानी कि वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, और अगर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो केमिकली भी डिफरेंट होंगे, फिजिकली भी डिफरेंट होंगे। सो हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये थे आइसोबार्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे, आइसोडाइफर्स। देयर इज ए टर्म कॉल्ड आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में पेयर ऑफ आइसोडाइफर्स के n-p न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स सेम होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक्सेस न्यूट्रॉन कह सकते हैं उसे, n-p को एक्सेस न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। तो आइसोडाइफर्स में एक्सेस न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। हैव सेम वैल्यू ऑफ n-p। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं से कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखें तो 14 माइनस 6 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो 6। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 माइनस 8 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, डिफरेंस 2 का, देयरफॉर आइसोडाइफर्स। सो आइसोडाइफर्स हैव same difference of number of protons minus number of neutrons. Isodiphers different elements हैं, are different elements, hence have different physical and chemical properties। इसके बाद एक आता है टर्म मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई, इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं पहले आपको दिखाता हूं, तब आप बेहतर समझ सकेंगे। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप लो ट्रिटियम, और हीलियम का एक आइसोटोप लो He3। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो इसमें 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखें तो इसमें 1 है और इसमें 2 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर देखें तो 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। यहां जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो यहां के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन गए, और यहां के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो यहां के न्यूट्रॉन बन गए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे पेयर्स को हम मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। सो मिरर न्यूक्लियाई have their number of protons and number of neutrons interchanged, have their number of protons and number of neutrons interchanged।
एक और एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं लिथियम 7 एंड बेरिलियम 7 का। लिथियम 7 एंड बेरिलियम 7 का एग्जांपल ले लो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 - 3, 4, 7 - 4, 3। ये देखो यहाँ का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन गया, यहाँ का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन गया। सो दे आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई। तो इस तरह से हमने रदरफोर्ड मॉडल और उसके आगे कुछ टर्मिनोलॉजी को आज कंप्लीट किया। तो अब अगले सेशन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्स मॉडल पे कम से कम तो 5 लेक्चर्स होंगे। बोर मॉडल पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की जान है बोर मॉडल आपके लेवल में। 90% ऑफ द क्वेश्चंस बोर मॉडल से रिलेट होता है। तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। हम उसकी बात करेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वेव प्रॉपर्टी की कुछ बात करेंगे, फिर उसके बाद प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब का एक ब्रीफ समरी लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास से बोर मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे और इससे बेनिफिटेड हो रहे होंगे। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरा उद्देश्य है। और अगर इस उद्देश्य में थोड़ा सा भी मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं समझूंगा कि शायद मेरी टीचिंग आपके कुछ काम आ गई। मैं कोई YouTube पे इसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज के लिए नहीं डाला। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अगर 100 जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी इससे थोड़ी भी मदद मिल जाए तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मुझे कोई 5 लाख व्यूज़ नहीं चाहिए इसमें। लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर लगन तो है, करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी छटपटाहट ये है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास साधन नहीं है कि वो इस लेवल के कंटेंट तक रीच कर सकें। तो इसका उद्देश्य उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के पास इस कंटेंट को पहुंचाना है जिसको वो डिजर्व करते हैं। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।